नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में सुबह शाम कनकनी बढ़ी, कई जिलों का न्यूनतम तापमान लुढ़का। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और राज्य के सभी जिलों में सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवा के चक्रवाती असर के कारण रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। रांची में न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जबकि गुमला में सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री नीचे रहा। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुष्क मौसम बना रहेगा। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तापमान में और गिरावट की आशंका जताई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 33 प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार झारखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार, विकास कार्यों की रफ्तार और जनता से जुड़े सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों, भर्ती और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। कई प्रस्ताव सीधे आम जनता की जरूरतों से जुड़े हैं, वहीं कुछ निर्णय शासन प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने के लिए लिए गए हैं। कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्तावों का विस्तृत विवरण विभागों द्वारा जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि मंजूर किए गए कई निर्णय अगले वित्तीय वर्ष की तैयारियों और राज्य के विकास एजेंडा को गति देने में अहम साबित होंगे। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका लक्ष्य राज्य में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में तेजी लाना है। धनबाद में बरमसिया में चोरों ने 2 बंद घरों को बनाया निशाना, 15 लाख की चोरी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया शिवपुरी नगर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। दोनों घरों के सदस्य सगाई समारोह में शामिल होने जमशेदपुर गए हुए थे। पीड़ित परिवार को घटना की जानकारी एक कुरियर बॉय से मिली। कुरियर बॉय सामान देने के लिए रविवार को पहुंचा तो घर का ताला टूटा देखकर उसने गृह स्वामी को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार घर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद सोमवार की सुबह धनसार थाना में चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एक परिवार को पीड़ित रवि राज और नीमा श्रीवास्तव ने बताया कि पूरा परिवार सगाई के सिलसिले में जमशेदपुर गया था। इसी बीच चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखी अलमारी और पलंग खोलकर सोना चांदी के आभूषण और करीब 1 लाख रुपए नकद ले भागे। दूसरे घर से भी 8 से 10 लाख रुपए के आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। पीड़ितों ने बताया कि मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में वे गली से निकलते समय घर का बैग ले जाते स्पष्ट दिख रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार ने पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोलिंग सही तरीके से होती तो चोरी की इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। मुख्यमंत्री से मिले विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति, पुस्तक भेंट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति चंद्रभूषण शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। कुलपति ने मुलाकात के दौरान अपनी स्वलिखित पुस्तक शिक्षा, समाज और राजनीति मुख्यमंत्री को भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को प्रदान की। बातचीत के दौरान विश्वविद्यालय से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एफएसओ, सीडीपीओ का रिजल्ट 16 महीनों से पेंडिंग। जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। जेपीएससी द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 16 महीने से लंबित है। परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थी एक बार फिर जेल पार्क स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभ्यर्थी जल्द से जल्द दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, 25 मई 2024 को एडमिट कार्ड और 5 जून 2024 को मॉडल आंसर जारी किए गए। आयोग ने 10 जून 2024 को उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ही इंटरव्यू लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद से प्रक्रिया ठप पड़ी है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी किया है। आयोग की उदासीनता और लापरवाही के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
श्रवण जालान के ठिकानों पर एसीबी रेड, आईएएस विनय चौबे से है कनेक्शन। झारखंड एसीबी की टीम एक बार फिर एक्शन मोड में है। एजेंसी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के घर और ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर रेड की है। एसीबी ने अरगोला थाना क्षेत्र स्थित श्रवण जालान के रानी सती प्लाई एंड डेकोर नाम के प्रतिष्ठान पर भी रेड की है। जिस मामले में श्रवण जालान के ठिकानों पर रेड हुई है वो आईएएस विनय चौबे के शराब घोटाला केस से जुड़ा है। एसीबी को इस बात की जानकारी मिली है कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है। इससे पहले एसीबी की टीम ने रविवार को विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही एजेंसी ने विनय चौबे के करीबी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में बिहार के लखीसराय में भी छापेमारी की थी। मनरेगा कर्मियों का ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर धरना, सरकार से की 5 सूत्री मांग। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य के अलग अलग जिलों से आए मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को रांची स्थित ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन मांगों पर तत्काल और सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि मांगे नहीं मानी गईं तो मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी रणनीति बनेगी। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि करीब 18 वर्षों से हम क्षेत्र में रहकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में लगे हैं, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, सुविधाएं नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय है कि हम क्षेत्र में सेवा देने वाले मनरेगा कर्मियों की उपार्जित निधि से ही मनरेगा सेल के कर्मियों को ग्रेड पे दिया जाता है और हमें मानदेय दिया जाता है, जो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि मनरेगा रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में 30% मानदेय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनुशंसा हुई है, लेकिन वह लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनका स्थायीकरण, ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा, निलंबन नीति और मुआवजा अनुकंपा से जुड़ी 5 सूत्री मांगे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन और तेज होगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि मनरेगा कर्मी पिछले कई वर्षों से ग्रामीण विकास की नींव को मजबूत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ उपेक्षा मिली है। सरकार की उदासीनता के कारण आज कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास पर मनरेगा कर्मियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। डीएसपी, थाना प्रभारी एवं महिला पुलिस बल भी मंत्री आवास के समक्ष मौजूद हैं। विधानसभा की शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन 7,721 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश। वेल में घुसा विपक्ष। झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व सोमवार को दिन के 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार हुई। विपक्ष पहले सदन के बाहर सीढ़ियों पर नारेबाजी करता रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायक वेल तक पहुंच गए। यहां भी वे लगातार नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के दौरान लगातार हंगामा होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि अगर सदस्यों को हंगामा करना ही है तो सर्वदलीय और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने बताया कि इस तरह का आचरण सदन की कार्यवाही को प्रभावित करता है। इसके बाद भी विधायक नहीं माने, जिसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धान खरीदी के मामले को उठाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों और हाल के फैसलों पर संयुक्त रणनीति तय की है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन कुमार के अनुसार विपक्ष सदन के दौरान राज्य में छात्रवृत्ति रोकने, परीक्षा शुल्क बढ़ाने और धान की खरीद में हो रही देरी जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरेगी। परीक्षा शुल्क में असामान्य वृद्धि कर सरकार ने छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है, जबकि छात्रवृत्ति रोकने से लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। धान खरीद को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। बैठक में यह भी तय किया गया कि केंद्र सरकार पिछले वर्षों में राज्य को 12 लाख पीएफसी ब्लॉक आवंटित कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण इनका उपयोग नहीं हो सका है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर योजनाएं लागू करने में विफल रही है। बैठक में विधायक दल ने तय किया कि सदन में इन सभी मुद्दों पर सरकार से ठोस जवाब मांगा जाएगा। गोवा नाइट क्लब हादसा, झारखंड के 3 युवकों के पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए, एयरपोर्ट पर चीख पुकार।
गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग में झारखंड के 3 युवकों की मौत ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया है। हादसा बुधवार देर रात हुआ, जिसमें लगभग 25 लोगों की जान चली गई। गुरुवार दोपहर झारखंड के तीनों मृतकों के पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए। जैसे ही शव एयरपोर्ट पहुंचे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे एयरपोर्ट परिसर में मातम छा गया और कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मृतकों में रांची जिले के लापुंग प्रखंड स्थित फतेहपुर गांव के 2 सगे भाई प्रदीप महतो 24 वर्ष और विनोद महतो 22 वर्ष शामिल थे। दोनों धनेश्वर महतो के बेटे थे। तीसरे मृतक मोहित मुंडा 22 वर्ष खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव के रहने वाले थे। तीनों गोवा के एक रेस्टोरेंट में शेफ और कुकिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। परिजनों के अनुसार तीनों कुछ महीने पहले ही रोजगार के लिए गोवा गए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना देख रहे थे। रांची एयरपोर्ट पर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित भी पहुंचे। इसी दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की भी एयरपोर्ट पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल 3 परिवारों का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का दुख है। बंधु तिर्की ने सरकार से मांग की कि मृतकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। गोवा पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर अनदेखी की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाइट क्लब में आपातकालीन निकास पर्याप्त नहीं थे और आग फैलने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। रांची एयरपोर्ट से तीनों पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उनके गांव भेज दिए गए, जहां हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। फतेहपुर और गोविंदपुर गांव में मातम पसरा है और परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना 3 युवा सपनों को निगल गई और पूरे झारखंड में शोक की लहर है। जमुआ पांचांबा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बैलगाड़ी चालक और 2 बैलों की मौके पर मौत। ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। गिरिडीह के जमुआ पांचांबा मुख्य मार्ग पर घोरंजो के पास देर रात एक सड़क हादसे में बैलगाड़ी चालक मोहन यादव और उनके 2 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना देर रात हुई, जिससे क्षेत्र में दुख का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहन यादव काडोडी से बिचाली खाली कर अपने घर घोरंजो लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बैलगाड़ी को एक तेज रफ्तार अलकतरा लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था और उसने सीधे बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव और मृत बैलों को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। हादसे में मृत बैलों की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हादसे की खबर फैलते ही मृतक के परिजनों में दुख व्याप्त हो गया। उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए। बेरहाबाद पंचायत के मुखिया सागर राणा ने बताया कि मृतक मोहन यादव बेहद गरीब परिवार से थे और बैलगाड़ी चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके छोटे बच्चे हैं और परिवार अब असहाय हो गया है। मुखिया ने यह भी बताया कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक और चालक को पकड़ लिया है। प्रशासन द्वारा मुआवजा दिलाने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। जमुआ इंस्पेक्टर प्रदीप दास ने पुष्टि की कि हादसे में एक व्यक्ति और 2 बैलों की मौत हुई है। ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार के प्रावधानों के अनुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। खूंटी में जंगली हाथियों का कहर, महिला को कुचलकर मार डाला, फसलों को भी किया बर्बाद। खूंटी जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार देर रात रनिया प्रखंड के डिगरी डाहटोली गांव में हाथियों के झुंड ने एक 60 वर्षीय महिला मरियम कोंगाड़ी को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि देर रात हाथियों का झुंड गांव के खलिहानों में रखा धान खाने पहुंचा था। आवाज सुनकर मरियम कोंगाड़ी जब बाहर निकली तो हाथियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए, लेकिन तब तक हाथियों का झुंड आसपास के खेतों में रखे धान को बर्बाद कर जंगल की ओर लौट चुका था। मृतका क्षेत्र के पढ़ा राजा पुजार कोंगाड़ी की पत्नी थी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को तत्काल 30,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। वनपाल अविनाश लुगुन ने बताया कि हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों से अपील है कि वे देर रात खेत खलियानों में जाने से बचें और किसी भी हाथी या इस प्रकार की सूचना मिले तो तत्काल इसकी जानकारी विभाग को दें। इधर कर्रा प्रखंड के बकसपुर पंचायत के लापा गांव में हाथियों के झुंड ने सरकारी स्कूल की चहारदीवारी तोड़ दी और अंदर रखे दोपहर भोजन एमडीएम के लिए चावल और आलू को खा लिया। हाथियों ने स्कूल का अनाज भी बर्बाद कर दिया। स्थानीय मुखिया पूनम बरला ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगभग 14 हाथियों का झुंड क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, जो लगातार खेतों और खलियानों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने वन विभाग से हाथियों को उनके कॉरिडोर की ओर भेजने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
युवक की संदिग्ध मौत से मची खलबली, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गिरिडीह जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के जगसीमर यादव की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उपेंद्र यादव बीते देर शाम चतरो बाजार से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उसकी हत्या फतेहपुर के पास कर दी गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीण में आक्रोश और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया है। लगातार मामले को बढ़ता देख खोरी महुआ अनुमंडल एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद दलबल के साथ पहुंचे और सड़क जाम कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि उपेंद्र यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस मानवीय और तकनीकी मदद से हर पहलू पर ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अगर उपेंद्र यादव की हत्या हुई है तो हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हालांकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आश्वासन के बावजूद ग्रामीण सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची के डोरंडा में अली गैंग की हिंसक झड़प, जमकर मारपीट, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। रांची जिले के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित तुलसी चौक, पुराना हाईकोर्ट के समीप सोमवार को उस वक्त अचानक तनाव और अफरा तफरी फैल गई जब दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई और जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह हिंसक घटना स्थानीय आपराधिक गिरोह अली गैंग के सदस्यों द्वारा दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद अंजाम दी गई। दोनों गुटों में मारपीट के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचते ही आरोपी भागने लगे। इसी दौरान अली गैंग का एक संदिग्ध सदस्य पुलिस से बचने की कोशिश में एक छत से कूद गया। कूदने के कारण उसका पैर टूट गया। सूत्रों के अनुसार ये वही युवक है जिसकी तलाश पुलिस को कई पुराने आपराधिक मामलों में थी। हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही डोरंडा, जगन्नाथपुर समेत कई थानों के थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को हाथों में रिवॉल्वर और अन्य हथियार लिए हुए देखा गया, जो संदिग्ध स्थानों पर लगातार दबिश दे रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना की तह तक जाने और आरोपियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। खूंटी में मुरहू थाने के सरकारी जीप चालक की मौत, स्कूल बस से आमने सामने टक्कर। खूंटी जिले के मुरहू चौक स्थित छठघाट के पास रविवार देर शाम एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मुरहू थाने की सरकारी जीप और ब्रिजफोर्ड स्कूल नामकुम की बस आमने सामने भिड़ गई। इस हादसे में सरकारी जीप चालक 55 वर्षीय हनकू उरांव की उपचार के दौरान सदर अस्पताल खूंटी में मौत हो गई। हनकू उरांव नगरी थाना क्षेत्र के दलादली बगीचा टोली के रहने वाले थे और पिछले 3 वर्षों से मुरहू थाना में चालक के रूप में सेवा दे रहे थे। उनका पोस्टमार्टम सोमवार को किया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना के समय चालक हनकूराव पुलिस लाइन खूंटी से खाली जीप लेकर मुरहू लौट रहे थे। उसी दौरान पंचघाघ से पिकनिक मनाकर रांची जा रही ब्रिजफोर्ड स्कूल की बस छठघाट के पास जीप से टकरा गई। बस में मौजूद बच्चे और शिक्षक सभी सुरक्षित बताए गए हैं। टक्कर के प्रभाव से बस का अगला हिस्सा और शीशे टूट गए, जबकि जीप का फ्रंट हिस्सा बुरी तरह दब गया। हादसे के बाद हनकू उरांव जीप में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुरहू पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभाली। मृतक हनकू उरांव अपने परिवार में 3 बेटियों और 2 बेटों के पिता थे। उनकी एक बेटी की शादी जनवरी में होने वाली थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और शव देखकर फपक पड़े। इधर चालक के निधन पर एसडीपीओ वरुण रजक, इंस्पेक्टर किशुन दास, मेजर सोनाराम सोरेन, थाना प्रभारी नायल गॉडविन केरकेट्टा सहित कई पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र, सदन के बाहर विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी, कहा सरकार पूरी तरह से फेल है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्ती लिए छात्रवृत्ति, किसानों के धान खरीद का समर्थन मूल्य 3200 रुपये करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे विधायकों ने राज्य के छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के लिए दोषी मानते हुए सरकार से अतिशीघ्र भुगतान करने की मांग कर रहे थे। साथ ही किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए विपक्ष धान खरीद का समर्थन मूल्य 3200 रुपये करने का दबाव बनाते नजर आए। विधानसभा परिसर में नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायक सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय में किसान और छात्र बेहद परेशान हैं। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को धान खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया गया था। आज 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद करने का वादा सरकार भूल गई है, जिस कारण से किसान औने पौने दाम में धान बिचौलियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य के छात्र भी बेहद परेशान हैं। छात्रवृत्ति की राशि कई महीनों से नहीं मिलने के कारण SC/ST वर्ग के छात्रों को काफी परेशानी हो रही है, मगर सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है। वहीं लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। छात्रों के साथ साथ किसान भी यहाँ परेशान हैं और ये मुद्दा सदन के अंदर और बाहर विपक्ष उठाता रहेगा। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष के तेवर देखने से साफ जाहिर होता है कि सदन में कई मुद्दों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। इन सब के बीच चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर आज रखा गया है। निलंबित IAS विनय चौबे ने ससुर के नाम पर अशोकनगर में खरीदा है मकान। निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे ने अशोकनगर में SN त्रिवेदी के नाम पर खरीदे गए मकान का भुगतान किया था। SN त्रिवेदी सेवानिवृत्त IFS अधिकारी हैं। वो विनय चौबे के ससुर भी हैं। विनय चौबे से जुड़े मामलों की जांच के दौरान इस खरीद से संबंधित ब्यौरा जांच एजेंसियों को मिला है। इस बीच विनय चौबे की विदेश यात्राओं के सिलसिले में भी जांच तेज कर दी गई है। ट्रैवल एजेंसियों से इससे संबंधित ब्यौरे की मांग की गई है। शराब और जमीन घोटाले से जुड़े मामलों की जांच के दौरान SN त्रिवेदी के नाम पर अशोकनगर में मकान खरीदने से संबंधित जानकारी मिली है। जांच में पाया गया है कि NRI अमिताभ नारायण से 28 जुलाई 2021 को इस जमीन को खरीदा गया है। जमीन का क्षेत्रफल करीब 20 डिसमिल है और खरीद बिक्री से संबंधित सेल डीड का नंबर 4932 है। अमिताभ फिलहाल USA में रहते हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय पांडे सुरेंद्र नारायण है। खरीद से संबंधित प्रारंभिक जांच के दौरान ये पाया गया है कि जमीन के बदले करीब 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। विक्रेता अमिताभ नारायण को जमीन के बदले रकम का भुगतान विनय चौबे और उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते से किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। विनय चौबे और उनके पारिवारिक सदस्यों की विदेश यात्रा से जुड़े मामलों की जांच के दौरान ये पाया गया है कि वर्ष 2023 में चौबे के पारिवारिक सदस्यों ने इटली की यात्रा की थी। इसके अलावा भी विनय चौबे के पारिवारिक सदस्यों की एक नियमित अंतराल पर विदेश यात्रा से संबंधित ब्यौरे मिले हैं। जांच में पाया गया है कि एक बार चौबे के परिवार ने दुबई की यात्रा के लिए टिकट बनवाया था, लेकिन यात्रा करने के बदले टिकट को रद्द करा दिया और पैसे वापस ले लिए। चौबे व पारिवारिक सदस्यों की विदेश यात्राओं के लिए खरीदे गए टिकटों और भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेने के लिए ट्रैवल एजेंसियों को पत्र लिखा गया है। अल्बर्ट एक्का चौक के पास अस्थायी आश्रय गृह तैयार। ठंड से राहत के लिए रांची नगर निगम की पहल। कड़ाके की ठंड से परेशान बेघर और फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है। प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देश पर अल्बर्ट एक्का चौक स्थित पार्किंग परिसर के पास 50 बेड का अस्थायी आश्रय गृह तैयार कर दिया गया है। इस आश्रय गृह में 30 बेड पुरुषों के लिए और 20 बेड महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। ठंड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर में मोटे पर्दे लगाए गए हैं, जबकि कंबल, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और हीटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। नगर निगम की ओर से इस ठंड में बेघर और सहायता विहीन लोगों की मदद के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। टीम शहर के विभिन्न हिस्सों, मुख्य सड़कों, बाजारों, बस स्टैंड क्षेत्रों और फुटपाथों में घूम कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जिन्हें तुरंत आश्रय की आवश्यकता है। इन चिन्हित लोगों को निकटतम आश्रय गृहों में सुरक्षित स्थान प्रदान कराया जा रहा है। निगम ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे या किसी खुले स्थान पर ठंड में असहाय दिखे तो तुरंत नगर निगम हेल्पलाइन पर सूचना दे, ताकि समय रहते उसकी मदद की जा सके। इधर जिला प्रशासन भी शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों, मुख्य सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासनिक टीम लगातार अलाव स्थलों पर लकड़ी उपलब्ध करा रही है, ताकि जरूरतमंद लोग रात के समय ठंड से राहत पा सके। फुटपाथ पर रहने और सोने वाले लोगों के लिए निगरानी भी बढ़ाई गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण किसी प्रकार की परेशानी या जोखिम में न आए।
प्रशासन की पहल सिर्फ अलाव तक सीमित नहीं है। शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थापित अस्थायी आश्रय गृहों में हीटर, पर्याप्त रोशनी, गद्दे, कंबल, शौचालय और पेयजल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं। इन आश्रय गृहों में सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे निगरानी और प्रबंधन और अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो सके। ठंड लगातार बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। ऐसे में रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की यह संयुक्त पहल सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड के कारण किसी कठिनाई या खतरे का सामना न कर सके। शहरवासियों से भी सहयोग की अपील की गई है कि वे ऐसे लोगों की पहचान करने और सूचना देने में प्रशासन की मदद करें। कुल मिलाकर इन प्रयासों का मकसद यही है कि कड़ाके की ठंड में रांची का कोई भी व्यक्ति खुले में ठिठुरने को मजबूर न हो और सभी को सुरक्षित आश्रय और सुविधा मिल सके। प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी, विपक्ष ने धान की एमएसपी और छात्रवृत्ति का मामला उठाया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक वेल में आ गए और धान की बढ़ी हुई एमएसपी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। जवाब में सत्तापक्ष के विधायक भी वेल में आ गए। हालात को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जवाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि आज ओबीसी के हक की बात कर रहे हैं, जबकि इन्हीं लोगों की वजह से ओबीसी का आरक्षण कम हो गया है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चलते सत्र में इन मामलों पर चर्चा की जा सकती है, फिर भी विपक्ष का सख्त रुख बरकरार रहा। इसी बीच सत्तापक्ष के विधायक भी वेल में आ गए। लिहाजा स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि सत्ता में आने पर धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपए दी जाएगी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार धान का समर्थन मूल्य कितना तय करेगी। वहीं ओबीसी छात्रों को लंबे समय से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इससे उनकी आगे की पढ़ाई प्रभावित भी हो रही है। हालांकि शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि इस मसले पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी, क्योंकि केंद्र अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। रिम्स में इलाज होगा और बेहतर, मरीजों की सुविधाओं के लिए लिए गए कई बड़े फैसले। रांची की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों के बाद अस्पताल में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी और मरीजों को अधिक सुव्यवस्थित सेवाएं मिल सकेंगी। रीजनल आई इंस्टीट्यूट को विस्तार देने के लिए 103 नए पदों का सृजन किया गया है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। नई 114 बेड वाले भवन में नेत्र विभाग के साथ जरूरत के अनुसार ईएनटी विभाग को भी जगह दी जाएगा। वर्तमान नेत्र और ईएनटी विभागों के नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद पुराने भवन को न्यूरोसर्जरी या अन्य जरूरतमंद विभागों को दिया जाएगा। रिम्स में जल्द छात्रों के लिए नीट कोचिंग क्लास शुरू की जाएगी, जिसमें 30 छात्र पढ़ सकेंगे। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही क्लास के लिए स्थान तय किया जाएगा। कोचिंग के लिए पहले और दूसरे वर्ष के 15 मेधावी छात्रों का पैनल बनाया जाएगा, जो कोचिंग में पढ़ाएंगे। इन्हें 2500 रुपये प्रति घंटे की दर से मानदेय मिलेगा। हफ्ते में अधिकतम 4 क्लास होंगे और वरिष्ठ फैकल्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स का मानदेय 26,300 रुपये से बढ़ाकर 30,070 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे इंटर्न डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी। अंत्येष्टि सहायता व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब किसी मरीज की मौत पर परिवार को तुरंत यूपीआई के माध्यम से 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि अंतिम संस्कार में कोई दिक्कत न हो। ये व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। जल संबंधी और ऊर्जा विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को रिम्स की स्थायी समिति में नामित किया गया है। जलापूर्ति विभाग को रिम्स कैंपस की सभी इकाइयों के लिए एसओपी तैयार करने, प्रतिदिन निरीक्षण करने और मासिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। रिम्स प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में वाटर प्यूरिफायर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और विभाग को निर्बाध शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।